हेलो फ्रेंड्स। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा से एक न्यूज आ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर यूनियन बैंक्स स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करने वाला है, यूनियन बैंक का जो स्टेक है उसको एक्वायर करेगा किसमें, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। ये अभी बैंक ऑफ बड़ौदा विल एक्वायर यूनियन बैंक ऑफ इंडियाज 21% स्टेक इन इंडियाज फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये 21 यूनियन बैंक का 21%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 21% स्टेक किस में एक्वायर करेगा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। एक ज्वाइंट वेंचर होगा, तीनों मिल करके एक काम करेंगे, इस पूरे वर्क पे काम करेंगे तीनों मिल करके। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया और तीसरा है कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट। ये तीनों मिल करके इन सारी चीज़ों पे वर्क करेंगे। एट प्रेजेंट द शेयर होल्डिंग इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्या स्टॉक है, इसमें 44% है। कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया होल्ड इसमें कितना है, इसका है 26%। और यूबीआई डेट मीन्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 30% स्टेक हमारे पास रखा हुआ है। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा यूनियन बैंक के स्टेक को कहाँ पे लगाएगा, कहाँ पे एक्वायर करेगा, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ। नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। गीता मित्तल अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू रन टीटीएफआई। ये हमारे गीता मित्तल जी हैं, इनको क्या बना दिया गया है, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो टीटीएफआई है उसको रन करने के लिए, अभी देखते हैं क्या है, उसका चेयरपर्सन बना दिया गया है। ये क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। ये पहले रह चुके हैं क्या, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। इनको बना दिया गया है चेयरपर्सन ऑफ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विच विल रन द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। टीटीएफआई क्या हो गया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको रन करने के लिए, इसको फंक्शन में लाने के लिए इनको बना दिया गया है, इसका कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरपर्सन के तौर पे बना दिया गया। तो इसके आगे आने वाला जो भी टीटीएफआई होगा, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन होगा या फिर कोई इस फील्ड में जो कुछ भी इम्प्रूवमेंट की बात की जाएगी तो एक तरह से डिसीजन मेकिंग का ये काम करेंगी। तो याद रखना है हमको, टीटीएफआई डेट मीन्स टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी का इनको चेयरमैन बना दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सौभाग्य स्कीम। एक स्कीम के तहत इसमें क्या किया गया, राजस्थान टॉप्स सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। ये जो सौभाग्य स्कीम है, इसके अंडर में अगर इसकी बात की जाए तो राजस्थान इसमें काफ़ी टॉप किया है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगा करके काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट किया गया है ताकि यहाँ से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जा सके। तो राजस्थान हमारा इसमें टॉप किया है सौभाग्य स्कीम में। अंडर द सौभाग्य स्कीम राजस्थान हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड एलोन सिस्टम। तो सौभाग्य स्कीम के तहत हमारे पास एक डेटा आया हुआ है कि राजस्थान के पास मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ घरों में क्या इलेक्ट्रीफाइड सोलर इलेक्ट्रीफाइड लग चुका है। अगर दूसरा बात यहाँ पे दे रखा है कि अगर हिली स्टेशन की बात की जाए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यूनियन टेरिटरी हमारा जम्मू कश्मीर होगा, यहाँ पे क्या है अभी एकदम लगभग नील बेनिफिशियरी हैं अंडर दिस इस ये जो इनिशिएटिव है, जो सौभाग्य स्कीम है, इसके तहत जो हिली एरिया है आपका हिमाचल प्रदेश, सिक्किम हो गया, या आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर इसका बेनिफिट्स मिल रहा है। और यो आने वाले टाइम में इसको और प्रमोट किया जाएगा हर जगह पे। ये सौभाग्य स्कीम के तहत हर जगह सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। तो इसका एक आउटले दिया गया है 2.817 करोड़ हाउस होल्ड वेयर इलेक्ट्रीफाइड अप टू मार्च 31 लास्ट ईयर। पिछले साल की बात करें तो 31 मार्च तक इतना 2.817 करोड़ का एक इसमें लगाया लागत हो चुका है, इंक्लूडिंग 4.16 लाख थ्रू द सोलर बेस्ड स्टैंड एलोन सिस्टम। तो ये हमारे पास कुछ आउटले का डेटा रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको सौभाग्य स्कीम में कौन सा स्टेट टॉप किया, राजस्थान टॉप किया है सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम में। नेक्स्ट है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इजराइल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। जो हमारे जो आम नागरिक के लिए सिविलियन एयर स्पेस होता है, वहाँ पे ड्रोन को अलाउ कर दिया है इजराइल की सरकार ने। तो यहाँ पे ड्रोन उड़ता हुआ, मतलब वहाँ पे सिविलियन एयर स्पेस में भी वहाँ पे ड्रोन उड़ाया जा सकता है, अलाउ कर दिया है। इसका एम देखते हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा है। इजराइल बिकम्स द फर्स्ट एवर कंट्री टू अलाउ ड्रोन फ्लाइट्स इन सिविलियन एयर स्पेस। The certification was issued to the Hermes Star
लाइनर अननेम्ड सिस्टम बाय द इजरायली सिविलियन, जो इजराइल की जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको मंजूरी मिल गई है। एंड वाज मैन्युफैक्चर एंड डेवलप्ड बाय द एल्बियट सिस्टम एंड इजरायली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। ये जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, एल्बियट सिस्टम है वहाँ पे इजराइल की कोई डिफेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाती हैं, तो इसका नाम क्या है, एल्बियट सिस्टम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। यूएवी मतलब अनआर्म बोल सकते हैं, अनमैन एरियल व्हीकल बोला जाता है इसको, ड्रोन को। विल बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ एग्रीकल्चर, द इन्वायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अगेंस्ट क्राइम। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, एग्रीकल्चर के फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के, पब्लिक अफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ों ऊपर से एरियल व्यू ये लेते रहेगा। और क्राइम के अगेंस्ट भी हो सकता है कि इसमें क्राइम को भी रोकने में काफ़ी हद तक इसमें मदद मिल सकता है। तो ये हमारा बन गया है, इजराइल पहला कंट्री बन गया है जो सिविलियन एयर स्पेस में ड्रोन को अलाउ करने की मंजूरी दे दी है इजराइल। नेक्स्ट हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, इंडियन रेलवे टू सेटअप कंट्रीज बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी। हमारा जो इंडियन रेलवे है इन्हें क्या किया है, मतलब हमारे देश का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी ओपन किया गया है। कहाँ ओपन किया गया है, किशनगंज दिल्ली में। किशनगंज दिल्ली में वहीं पे ये हमारा जो रेसलिंग एकेडमी यहाँ पे मतलब रेसलिंग के लिए यहाँ पे सिखाया जाएगा। बहुत सारी यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट्स रखे गए हैं और इससे क्या होगा, रेसलिंग के फील्ड में इस स्पोर्ट्स को काफ़ी एक तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। द रेसलिंग एकेडमी विल बी द बिगेस्ट इन द इंडिया एंड इक्विप्ड विथ एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी। यहाँ पे बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी टू प्रोमोट द स्पोर्ट्स ऑफ द रेसलिंग इन द कंट्री, जिसके वजह से हमारे देश में रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स को प्रोमोट किया जा सके। इसका आउटले खर्च कितना आएगा, 30.76 करोड़ के अप्रॉक्स इसकी खर्च आ गई। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, किशनगंज न्यू दिल्ली में इसका ओपनिंग किया गया है रेसलिंग एकेडमी। इंडिया रेलवे ने ओपन किया, इंडियन रेलवे में ओपन किया है, कंट्री का सबसे बड़ा रेसलिंग एकेडमी। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय 2024। हमारे जो पावर मिनिस्टर है आर के सिंह जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम लोग 2024 तक रिन्यूएबल मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है डीजल के द्वारा जो होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और जो भी नेट कार्बन इमिशंस जो होता है उसको काफ़ी कम किया जा सकता है। तो इसी के बारे में ये न्यूज़ है। यूनियन पावर मिनिस्टर आर के सिंह has announced that India will achieve zero diesel use in agriculture and replace fossil fuel। इसमें क्या होगा, जीरो डीजल यूज होगा मतलब लगभग नहीं के बराबर, और जो हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं उसको रिप्लेस किया जाएगा। किससे रिप्लेस किया जाएगा, विथ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2024। फॉसिल फ्यूल्स बहुत सारा पॉल्यूशन फैलता है, स्मोकिंग होता है, धुआं निकलता है, तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए उसको रिप्लेस किया जाएगा 2024 तक रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। फॉर दिस इसके लिए क्या किया गया है, स्टेट शुड डेवलप एक्शन प्लान टू अचीव द असाइन टारगेट एंड द स्पेसिफिक एजेंसी डेडिकेटेड टू द एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन। इसके लिए कंट्री को क्या करना पड़ेगा, जो भी एक असाइन टारगेट्स बनाया जाएगा या फिर जो भी इसके लिए एक स्पेसिफिक एजेंसी को डेडिकेट किया जाएगा कि आप इस पे काम करो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे बहुत ही एक काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क किया जाएगा। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कमिटमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बाई 2030 तक जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं जिसमें काफ़ी स्मोकिंग कम होती है, धुआं कम निकलता है, पॉल्यूशन कम फैलेगा, तो वैसे को काफ़ी उसका शेयर बढ़ाया जाएगा। ये इनकी स्टेटमेंट है 2030 तक। और टारगेट क्या रखा गया कि बिकम अ नेट जीरो इमीटर बाई 2070। 2070 तक हमारा ये टारगेट रहेगा कि कार्बन फ्री हो जाए या कार्बन ऑलमोस्ट नील हो जाए, स्मोकिंग लगभग ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है हमारा एक फेस्टिवल से रिलेटेड है हमारा मारू महोत्सव, और डेजर्ट फेस्टिवल बिगिंस इन राजस्थान। फेस्टिवल का नाम क्या है, मारू फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ शुरू हुआ है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर डेजर्ट में, यहाँ पे स्पेसिफिकली इसी एरिया में मनाया जाता है। ऑल्सो नोन एज मारू फेस्टिवल ऑफ जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है जैसलमेर को। इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम 13th to 16th February 2022 एट पोखरन विलेज इन जैसलमेर राजस्थान। तो राजस्थान के पोखरन विलेज में 13 से लेकर के 16 फरवरी तक ये जो मारू फेस्टिवल है इसको मनाया जाएगा। ये क्या होता है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है। इट इज़ 4 डे लॉन्ग एनुअल इवेंट स्टार्टेड विद द कलरफुल ग्रैंड प्रोसेसन फॉलोड बाय द मिस पोखरन एंड मिस्टर पोखरन कंपटीशन। इसमें 4 दिन का होता है, बहुत ही पूरा
कैमल के साथ पूरा एक तरह से यहाँ पे कंपटीशन भी कराया जाता है, कैंपल्स वगैरह के साथ बहुत सारे यहाँ पे एक्टिविटी होते रहती हैं। इट इज़ हेल्ड इन हिंदू मंथ माघ, जो हम लोग हिंदू धर्म का हिंदू महीने के अकॉर्डिंग माघ बोला जाता है, इसको फरवरी के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। 3 days प्रायर टू फुल मून, मतलब पूर्णिमा के 3 दिन पहले ये उत्सव को मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान एंड सेलिब्रेटेड विद द रीजनल फोक डांस। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? राजस्थान का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके साथ, मतलब वो ऑर्गेनाइज करता है। और इसमें जो वहाँ का जो रीजनल फोक डांस है, जो वहाँ का क्षेत्रीय जो नृत्य है, म्यूजिक हो गया, हेरिटेज हो गया, वेरियस कल्चर फैसिलिटी फेस्टिविटी इन द स्टेट, तो उस स्टेट की जो भी एक स्पेशलिटी है कल्चर को लेकर के सब यहाँ पे एक तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इसमें बहुत सारी तरह के कंपटीशन होता है, जैसे टर्बन टाइंग, पकड़ी बांधने का, पानी हरी मटका, मेहंदी एंड द मंदाना कंपटीशंस विल बी, कुछ वहाँ के जो कंपटीशन है यहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा डाबर से रिलेटेड। डाबर का बहुत सारा प्रोडक्ट्स, एक आयुर्वेदिक कंपनी बोल सकते हैं। तो डाबर इंडिया लिमिटेड बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी। डाबर ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का पहला 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बन गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल क्या है? फास्ट मूविंग कस्टमर कंज्यूमर गुड्स इसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इसको बोलते हैं। तो ये अपने खुद को अनाउंस किया है, ये डाबर रहा। करें कि डाबर इंडिया लिमिटेड, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, अनाउंस दैट कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी। इंडिया का 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है। ये पहला, डाबर इज़ द फर्स्ट FMCG कंपनी टू अचीव दिस फीट। इस तरह की उपलब्धि हासिल करने वाला डाबर ये पहला बना हुआ है। कंपनी कलेक्टेड, इसका कुछ डेटा रखा हुआ है कि कितना 2700 मीट्रिक टन ऑफ द पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया इन 2022-20, मतलब 21-22 फिनेंशियल ईयर में इसने 2700 मीट्रिक टन को प्लास्टिक वेस्ट को मतलब रिसाइकल किया है। दिस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जैसे कि PET हो गया, पॉलीइथेनिल टेट्रा, ये जो होता है टेट्राफेलेट हो गया, एंड द HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया। ये सारी चीज़ें, बॉटल्स हो गया, फ्लिपर हो गया, प्रूफ हो गया, तो इन सारी चीज़ों को जो प्लास्टिक मटेरियल होता है इसको रिसाइकिल किया हुआ है। डाबर इज सेट टू अचीव द टारगेट ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ओवर 22,000 मीट्रिक टन ऑफ द पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक वेस्ट। इतना तो इनका टारगेट यही था कि प्लास्टिक्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का जो मटेरियल्स हैं उसको क्या किया जाए, रिसाइकिल किया जाए। तो डाबर इंडिया 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गया है इंडिया का। इसके बारे में कुछ देखते हैं। इसका CEO अभी कौन है? मोहित मल्होत्रा है। मोहित मल्होत्रा है अभी इसके CEO। हेडक्वार्टर इसका कहाँ मिलेगा? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियर इलेक्टेड टू द सेकेंड टर्म एज द जर्मन प्रेसिडेंट। ये जो इनका नाम दिया है फ्रैंक वाल्टर, ये जर्मनी के दूसरी बार सेकेंड टर्म के लिए इनको प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिया गया है। ये सारी कुछ अभी 13 फरवरी को ऑर्गेनाइज हुआ था उसके वहाँ पे स्टेट में। ये अभी 36 ईयर के ओल्ड के हैं। इन्होंने पहली बार कब बने थे प्रेसिडेंट, कब से सर्विंग करना शुरू किया था? 19 मार्च 2017 को, जब एंजेला मार्किन चांसलर थी वहाँ के, तो उनके अंडर में ये जो थे फ्रैंक वाल्टर उस समय फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। जब एंजेला मार्कल वहाँ की चांसलर हुआ करती थी, उनके रीजन में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ऑलराइट, हमको नाम याद रखना है, फ्रैंक वाल्टर जर्मनी के प्रेसिडेंट बने हैं सेकेंड टर्म के लिए। नेक्स्ट है हमारा बुक से रिलेटेड है। सगारिका घोष ऑथर्ड अ न्यू बुक, अ बायोग्राफी टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की एक बायोग्राफी पे एक बुक लिखा गया है। लिखा कौन है? सगारिका घोष ने इस बुक को लिखा हुआ है। सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं एंड कम्युनलिस्ट रह चुके हैं। सगारिका घोष लॉन्च्ड हर न्यू बुक ऑफ बायोग्राफी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं के नाम से इस बुक का ही नाम रख दिया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी। द लॉन्च इवेंट ऑफ द बुक वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाई द ड्यूचेस क्लब इन चेन्नई, तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया। मुकुंद पद्मनाभन, द फॉर्मर एडिटर ऑफ द हिंदू, द गेस्ट ऑफ द ऑनर ऑफ द इवेंट रिसीव द फर्स्ट कॉपी ऑफ द बुक। पहला कॉपी, इस बुक का पहला कॉपी किसको दिया गया है? द हिंदू के एक फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं मुकुंद पद्मनाभन, उनको पहली कॉपी दी गई है। किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? जगरनॉट बुक्स पब्लिकेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। तो हमको याद क्या रखना है
सगारिका घोष ने एक नया बुक लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बायोग्राफी पे। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल वुमेन्स डे 2022 फरवरी 13 को मनाया गया। किसके किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में? जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं उनके जन्मदिन को याद करने के लिए, कॉमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। नेशनल वुमेन्स डे ऑफ इंडिया इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 13 फरवरी टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, पॉपुलरली नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, या भारत कोकिला के नाम से। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। ये उनकी कितने नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी? 143rd, मतलब 143वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार। नेशनल वुमेन्स डे आल्सो सेलिब्रेट द इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन। जो हमारी जो महिलाएं हैं, वुमेन्स लोग हैं, इकोनॉमी के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, पॉलिटिक्स में बहुत सारी जो अचीवमेंट्स है उसको भी याद करके एक तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। द डे आल्सो रिकॉग्नाइजेज द पावरफुल वॉइसेज ऑफ वुमेन इन द हिस्ट्री। इसको इंडिया की हिस्ट्री में जो भी पावरफुल वुमेन ही, उनकी आवाज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनसे बहुत सारी चीज़ें को सीखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, रवि चोपड़ा रिजाइंस एज चेयरपर्सन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड चार धाम पैनल। चार धाम पैनल के लिए एक पैनल बनाया गया था। जो हमारे इंडिया में जो चार धाम है उसका, इनको एक कमेटी का, एक बहुत हाई पावर्ड कमेटी का इनको मेंबर बनाया गया था, रवि चोपड़ा जी को। इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था एज ए चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड चार धाम, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया है। वेटरन इन्वायरमेंटलिस्ट रवि चोपड़ा 75 ईयर्स के हैं, हैज़ रिजाइंड एज चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ हाई पावर्ड कमेटी फॉर चार धाम प्रोजेक्ट अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया था, चार धाम पैनल के चेयरमैन के तौर पे इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ही वॉज असाइंड द चेयरमैनशिप ऑफ हाई पावर कमेटी इन सितंबर 2019 टू ओवरसी ऑल वेदर रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट इन द चार धाम सर्किट। चार धाम सर्किट बनाया गया था, उसके रोड्स को वाइडनिंग करने के लिए, चौड़ा करने के लिए इसका एक तरह से चेयरमैन बनाया गया था। इसकी देख रेख करने के लिए, ओवरसी करने के लिए इनको बनाया गया था सितंबर 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चार धाम प्रोजेक्ट क्या है? इट इन्विसेज वाइडनिंग ऑफ 10 मीटर रोड्स टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू चार धाम। जो हमारा 4 श्राइन्स है, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, तो यहाँ से कनेक्टिविटी अच्छा हो सके, एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो सके, तो रोड को 10 मीटर तक वाइडन करने का एक तरह से प्लान था। तो ये रहा हमारा चार धाम का सर्किट। तो इन्होंने रिजाइन कर दिया है एज ए चेयरमैन के पर्सन से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा जो हमारे बिल गेट्स हैं, एक बार वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। उन्होंने एक बुक को टाइटल किया है, क्या नाम है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। अगली पैंडेमिक को कैसे रोका जाए, कुछ इसी के मामले में इस टाइटल दिया रखा है। टू बी लॉन्च इन मई 2022, मई 2022 के महीने में इस बुक को लॉन्च किया जाएगा। बुक टाइटल एज द हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक विल लॉन्च बाई मई 2022। ऑथर किसके द्वारा किया गया है? बिल गेट्स के द्वारा। कौन सी पब्लिकेशन है? पेंगुइन पब्लिकेशंस के द्वारा रिलीज किया गया है। इनकी और एक बुक थी 2021 में, बुक लिखे थे, इसका नाम क्या था? हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर। तो बेसिकली हमको बस इतना याद रखना है, इनकी बुक कौन लिखा है, कौन, बुक का नाम क्या है? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, लिखा किसने है? बिल गेट्स ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा, फर्स्ट लद्दाख आइस एंड स्नो स्कल्पचर वर्कशॉप 22 कंक्लूडेड। एक तरह से कंक्लूड हो गया है क्या? फर्स्ट लद्दाख का पहला आइस और स्नो स्कल्पचर, ये थोड़ा सा बर्फ़ से एक तरह से मूर्ति वगैरह का निर्माण किया जाएगा, स्नो स्कल्पचर किया जाएगा, पूरा आइस वगैरह से किया जाएगा। तो उस तरह का एक वर्कशॉप है, तो इसका कंक्लूड कर दिया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ के लद्दाख के कौन है? आर.के. माथुर जी हैं। उन्होंने एड्रेस किया द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट लद्दाख आइस स्नो स्कल्पचर। तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, रिलायंस जियो टाइज अप विथ द लक्समबर्ग SEE फॉर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड। रिलायंस जियो ने क्या किया है? लक्समबर्ग SEE है, मतलब क्या हो गया? एक सैटेलाइट प्रोवाइडिंग कंपनी है, सैटेलाइट को प्रोवाइड कराती है। तो इस कंपनी के साथ रिलायंस जियो ने टाई अप किया है ताकि वो क्या कर सके? इंडिया में नेट्स को प्रोवाइड करा सके। रिलायंस जियो हैज़ टाइड अप विथ लक्समबर्ग बेस्ड सैटेलाइट एंड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर SES
टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस इन इंडिया। तो वो एक तरह से ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सर्विस इंडिया में एस्टेब्लिश करने के लिए रिलायंस जियो ने लग्जमबर्ग एसई के साथ एक तरह से टाई अप किया हुआ है। अंडर दिस जियो प्लेटफॉर्म हैज़ फॉर्म्ड ज्वाइंट वेंचर विथ एसीएस नेम्ड एज जियो स्पेस टेक्नोलॉजी, ये रखा गया है। इट विल डिलीवर नेक्स्ट जनरेशन स्केलेबल एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया। अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे पावर का एक तरह से यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। जियो का इसमें कितना स्टॉक होगा 51% और एसीएस का कितना स्टॉक होगा 49% इक्विटी स्टेक होगा। टोटल इसमें कितना खर्च आएगा $100 मिलियन का यहाँ पे एक आउटले रखा गया। नेक्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट साइन पैक्ट विथ न्यूजीलैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सीप फार्मिंग सेक्टर। जम्मू एंड कश्मीर की जो सरकार है उसने क्या कि एक समझौता पे हस्ताक्षर किया है न्यूजीलैंड के साथ, ट्रांसफॉर्मिंग सीप फार्मिंग सेक्टर। ये जो फार्मिंग सेक्टर है उसमें सीप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ समझौता किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज साइंड अ पैक्ट विथ न्यूजीलैंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सीप फार्मिंग सेक्टर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सीप फार्मिंग को लेकर के, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के न्यूजीलैंड के साथ एक तरह से टाई अप किया गया है। 2022 मार्क्स 70th एनिवर्सरी ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मतलब 2022 में 17वां एनिवर्सरी है जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच एक बायलैटरल रिलेशनशिप्स का एक उसी दिन एक कमेंसमेंट हुआ था, शुरुआत हुई थी, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू इम्प्रूव फार्मर्स रेम्यूनरेशंस, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ द सीप प्रोडक्ट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो सिप्स का प्रोडक्ट्स बनता है उसको क्या किया जा सके, दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सके, दूसरे वहाँ की जो टेक्नोलॉजी का क्या हो सके, ट्रांसफ़र हो सके, और भी सारा जो मार्केटिंग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो हो सके। हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो मेरी दिल्ली। एक ऐप लॉन्च किया गया है, देखो मेरी दिल्ली, कैन बी यूज टू बुक टिकट्स फॉर टूरिस्ट स्पॉट्स। जो एक दिल्ली बेस्ड ये ऐप है, नाम है देखो मेरी दिल्ली। इसमें क्या होगा, जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दिल्ली वगैरह में, तो उसके इससे टिकट को बुक किया जा सकेगा। दिल्ली गवर्नमेंट मोबाइल ऐप देखो मेरी दिल्ली कैन नाउ बी यूज टू बुक टिकट्स फॉर वेरियस टूरिस्ट स्पॉट फॉर मुगल गार्डन टू रेड फोर्ट। मतलब दिल्ली में जितने भी सारे एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जगह हैं, वहाँ से आप टिकट कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। दिस ऐप विल प्रोवाइड यूजर्स विथ अ लिंक टू द मुगल गार्डन टिकटिंग साइट and help them with the details such as how to reach the area and what facility are available nearby। वो जैसे हम ओपन करेंगे तो वहाँ से एक लिंक प्रोवाइड होगा और सारी चीज़ें वहाँ पे आपको ईजिली एक्सेस हो जाएगी, हर चीज़ आपको आसानी से पता चल जाएगा। देखो मेरी दिल्ली रिसेंटली एडेड डिटेल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय डीडीए एंड भारत दर्शन पार्क SMDC। तो ये रही हमारी कुछ रिसेंट जानकारी। इसको लॉन्च मतलब इसको कब किया गया था, इस पर वर्क कर गया था सितंबर 2021 में। Alright, thanks for watching this video.